ओम शांति। ओम शांति। सोनाली बहन का बहुत बहुत आभार, मुझे यहाँ बुलाया और आपसे सबसे मिलने का अवसर प्राप्त कराया। आने के समय बहन का परिचय पहली बार हुआ कि कैसे एक कॉर्पोरेट महिला बाबा की बन गई। बाबा के पास इतनी शक्ति है, किसी को भी कहाँ से खींच सकते हैं। आप सब भी यहाँ खींचे हुए हैं। हमारी स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। 1988 में मैं पहली बार ब्रह्मा कुमारी को मिला। और सोचो किसके द्वारा? गुरुदास दादी के द्वारा। उस समय मैं टाटा अस्पताल में सर्जन था और बम्बई की दो जानी मानी अस्पताल हैं, एक तो जसलोक अस्पताल और नानावटी अस्पताल, वहाँ मैं ऑनररी सेवाएं दे रहा था। तो जब गुलजार दादी दिल्ली में रहती थी, आप जानते हैं पांडव भवन में थी, उस समय दादी को स्तन में गांठ हुई थी और उन्होंने कुछ टेस्ट कराए यहाँ, तो पता चला कैंसर है। उस समय बाबा को पूछा तो बाबा ने कहा आप बम्बई जाना। और उस समय दादी के साथ में एक भाई थे, उनका नाम था गोपाल भाई, शायद आप ऐसे कोई जानते भी हो। तो गोपाल भाई दादी की संभाल रखते थे। ऐसे तो उनकी ब्राह्मणी थी नीलू बहन, तो जब दादी को पता चला कि बड़ी दादी प्रकाश मणि को पता चला कि गुलजार दादी को कैंसर का रिपोर्ट आया है, तो उस समय बड़ी दादी अमृतसर या चंडीगढ़ में थी, पंजाब के दौरे पे थी और गुलजार दादी उनके साथ में जाने वाली थी। तो दादी ने कहा अभी आप यहाँ नहीं आएंगे, आप बम्बई जाएंगे। तो दूसरे दिन उनको वहाँ बम्बई में रमेश भाई थे, शायद आप जानते हैं, वरिष्ठ भाई थे, उनकी बहन थी अनिला बहन, वो डॉक्टर थी और यज्ञ में उस समय सबकी देखभाल वो करती थी। तो उन्होंने अनिला बहन ने टाटा अस्पताल के जो हमारे डायरेक्टर थे उनकी अपॉइंटमेंट ली। और जब दादी बम्बई पहुंची तो उनकी सेक्रेटरी से जब पूछा कि दादी को बताने लिए आना है, तो उन्होंने कहा 7 दिन तक डॉक्टर साहब नहीं मिल सकता है। तो गोपाल भाई उस समय ऐसे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इंटेलिजेंस में काम करते थे। काम उनका पोजीशन था, काम ज़्यादा नहीं करते थे। तो इंटेलिजेंस में होने की वजह से उन्होंने तपस चालू किया कि बम्बई में दूसरा कोई डॉक्टर है, क्योंकि वो उनके दिल के अंदर ये था कि मम्मा को भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और उस समय जब बम्बई में ऑपरेशन कराने गए तब तक पता चला कि ये तो बहुत बढ़ गया था। और दादी, शायद आपको पता होगा, मामा ने बहुत जल्दी शरीर छोड़ा। तो उसके लिए यज्ञ के अंदर बहुत भय था कि दादी को भी एक भी दिन खराब नहीं करना है। फिर तो उन्होंने सब सेंटर में फ़ोन किया बम्बई में। तो एक बहन थी जो विल्लेपार्ले सेंटर में थी, उनका नाम था योगिरी बहन। उन्होंने कहा मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ, और क्योंकि उनके पास मेरा कार्ड था विजिटिंग का, तो हम एक ही इलाके में रहते हैं। जैसे ये इलाका है, वहाँ बम्बई में जू स्कीम होती है जहाँ अमिताभ बच्चन और एक्टर एक्ट्रेसेस रहते हैं, वहाँ मैं भी रहता था। और सेंटर भी मैं 11वें रास्ते पे था और वो सेंटर 3रे रास्ते पे था।
तो मेरी युगल और हम पहले से हमको इंटरेस्ट था ज्ञान में, मेरा आध्यात्म में। और मैं जैन घर में पैदा हुआ था, बचपन से ज्ञान के संस्कार थे। तो मेरी युगल जब चलने गई थी तो सेंटर का बोर्ड देखा, राजयोग, ब्रह्मा कुमारी राजयोग। तो उसने सोचा ये योग का कुछ है, तो अंदर गई। तो जब अंदर गई तो योगेश बहन से मुलाकात हुई उनकी, और वो भी जैन थी और हम भी जैन थे। तो दोनों में आपस में बहुत बातें हुई, 1 घंटा बैठी। और जाने के समय उसने मेरा कार्ड उनको दिया। उसके बाद में वो गई नहीं राजयोग सेंटर में। ये 3-4 वर्ष बीत गए, और जब दादी आई तब योगेश बहन ने कहा कि मैं जानती हूँ कि मेरे पास कार्ड है। और वो भी घूमने जाती थी तो हमारा बोर्ड देखती थी जहाँ रहते थे। तो फिर उन्होंने मेरे युगल को फ़ोन किया, कहा कि डॉक्टर साहब को एक पेशेंट दिखाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप सुबह 7:30 बजे नानावटी अस्पताल चले जाएं, वो नज़दीक है सेंटर के। तो मेरे जो पति है वो 7:30 बजे रोज अस्पताल जाते हैं, और जो भी पेशेंट होते हैं देख के फिर आगे टाटा अस्पताल जाते हैं। तो इस तरह से दूसरे दिन दादी को मेरे पास लाया गया। अब ऐसा था कि वहाँ डिप्लोमेसी होती है, जैसे अनिला बहन नक्की करती है किसी को दिखाना, और गोपाल भाई ने खुद ने नक्की कर लिया कि मैं ये डॉक्टर के पास जाऊंगा। लेकिन वो बहुत, जैसे मैंने कहा, इंटेलिजेंस में थे। तो उन्होंने क्या किया, वो एक दिन अगले दिन नानावटी अस्पताल में गए, बाहर बैठे वहाँ लोगों को देखा, पूछा किसी को कि ये डॉक्टर कैसे हैं। तो फिर उन्होंने नक्की किया कि ठीक है, हम गलत जगह पे नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह से वो रहते थे रमेश भाई के सेंटर के अंदर, गामदेवी सेंटर के अंदर। तो दादी को कहा कि दादी हमें सुबह 6:30 बजे निकलना है। तो दादी तो बहुत सरल थी, आप कहेंगे तो कहीं ठीक है। उन्होंने किसी को बताया नहीं, और दादी को टैक्सी में लेके चले आए हमारे पास। और पहले पार्ले सेंटर के 3-4 भाई थे साथ में। एक मैं तो ब्रह्मा कुमारी को जानता नहीं था, मैंने ब्रह्मा कुमारी को कभी देखी नहीं थी, ना तो उनका नाम सुना था। तो मैंने जब देखा दादी को, तो 2-3 भाई और दादी आई, तो उन्होंने कुछ मुझे बताया नहीं। मैंने उनको देखा, सफ़ेद कपड़े में थी, तो मैंने सोचा कुछ सन्यासी है। और मुझे सन्यासियों के प्रति बहुत आदर था, क्योंकि मुझे भी परमात्मा को ढूंढना था कि मेरे में इतनी ताकत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी कि मैं संसार छोड़ूं। और तो मुझे कोई भी सन्यासी को देखता था तो उनके प्रति बहुत आदर होता था। तो इस तरह से मैं बहुत आदर भाव से दादी को देखा, और फिर उनको एग्जामिन किया, और उनको बताया जो हमारी सिस्टम है वेस्टर्न मेडिसिन की, कि आपको बीमारी के बारे में बताएं, और आपको प्रश्न पूछें कि आपको कोई प्रश्न है क्या बीमारी के बारे में। और बताया कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, आपको कैंसर है। तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि आपको कोई प्रश्न पूछना है, तो उन्होंने कोई प्रश्न नहीं है। देखिए पापा का ज्ञान क्या, क्यों, कैसे, कुछ प्रश्न, दादी का उत्तर भी ऐसा ही था। मैंने कहा आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो बोला ठीक है कर दो। मैंने बोला कब करना चाहिए, तो बोला कल कर दो। इतना सिंपल मैंने आज तक किसी पेशेंट को नहीं देखा था। बहुत प्रश्न होते हैं, क्या करेंगे, कभी करेंगे, कितना दिन रहना पड़ेगा, कितना खर्चा होगा, आदि आदि। तो मुझे भी कुछ दवाई तो लगी कि क्या है, इतनी कोई प्रश्न नहीं। उसके बाद में मैं तो चला गया, मेरी सेक्रेटरी वहाँ होती थी, तो मैंने उसको, लड़की को कहा कि इनको जनरल वार्ड में भर्ती कर दो, कि उस जो भी सन्यासी आते थे वो हम उनको फ्री ट्रीटमेंट करते थे, उनसे कभी फीस नहीं लेते थे, और उनको जनरल वार्ड में रखते थे क्योंकि खर्चा ना हो। फिर शाम को मुझे फ़ोन आया
कि आपकी पेशेंट भर्ती हुई है वहाँ का जो डिलक्स क्लास है उसके अंदर। तो मैंने सोचा शायद इनके कोई फॉलोअर्स होंगे, वो मुसलमान होंगे। तो इस तरह से दूसरे दिन सुबह में हमारा ऐसा सिस्टम था कि पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते थे। एनेस्थीसिया देने में कभी करीब 25-30 मिनट लगती थी। तो मैं मेरा नीचे काम करता था, फिर ऊपर चला जाता था। पीछे का दरवाजा था, तो मैं कपड़े मेरे ऑफिस में बदल के जाता था। तो मैं जब तैयार हो गया जाने के लिए, तो एक पेशेंट किसी को मैं देख रहा था और मेरे पीछे दादी प्रकाश बाई खड़ी थी। तब मैं नहीं जानता था वो कौन थी। तो जब मैंने टर्न किया तो देखा कि दादी सामने खड़ी है, सफ़ेद साड़ी में, बाल सफ़ेद थे। तो मैंने सोचा कोई बुजुर्ग बहन है। फिर उन्होंने कहा, मैं आपको मिलने आई हूँ, क्यों मैं माउंट आबू से आई हूँ और शाम को चले जाने वाले हूँ। तो मैंने कहा, मैंने हंसते हंसते मजाक में कहा, आपने इतने दूर से आने की तकलीफ क्यों ली? ऑपरेशन तो मैं करने वाला हूँ, पेशेंट यहाँ है, आपको आने की क्या ज़रूरत है? तो उन्होंने कहा, नहीं, ये तो मेरी सखी है। तो मैंने ठीक। फिर तो दादी चली गई, हम ऑपरेशन थिएटर में गए, दादी का ऑपरेशन किया। दादी 10 दिन वहाँ रही। हम रोज़ सुबह में जाते थे उनको देखने, पूछते थे आपको नींद आई, कुछ दर्द होता है? तो कभी दादी ने कंप्लेन नहीं किया। उन्होंने कहा, आपने इसे अच्छा ऑपरेशन किया है कि मुझे कुछ तकलीफ नहीं, दर्द भी नहीं है, और मुझे रोज़ या तो फूल देती थी या तो कुछ ले देती। तो मैं तो कुछ जानता नहीं था, और किसी ने मुझे उस भी 10 दिन रही वहाँ, तब तक मैंने पूछा नहीं आप कौन है। उन्होंने किसी ने बताया नहीं कि दादी कौन है। फिर जब घर जाने का समय हुआ तो उन्होंने कहा, आप हमारे साथ भोजन पे आएंगे सेंटर में? तो हमने कहा खुशी से, मुझे तो जानना था कौन है। तो इस तरह से हम पहली बार राजयोग सेंटर में गए, ब्रह्मा कुमारी, और उनके साथ भोजन लिया। वातावरण एकदम शांत था, जो एटमॉस्फेयर था, पावरफुल वाइब्रेशंस थी, और दादी के साथ में भोजन लेना था। तो भोजन हुआ, उसके बाद में हम कुछ कवर देना चाहते थे। तो उन्होंने कहा, नहीं, आपको तो हम ईश्वरीय सौगात देंगे। तो हमने कहा, आपसे हम सौगात नहीं ले सकते हैं, हमें तो आपको देना है। तो नहीं, तो मेरे साथ मेरी युगल भी थी और मेरी बेटी भी थी। तो उन्होंने कहा, नहीं, आप मेरे को बहुत गिफ्ट्स दी। तो मैंने बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, आपको लेना ही है। और फिर जाने के समय कहा कि आप माउंट आबू जरूर पधारें, हाँ, हमारा केंद्र है। तो मैं ऐसे पालनपुर का हूँ, गुजरात। पैदा बम्बे में हुआ, लेकिन पालनपुर मेरा वतन था। तो मैंने कहा, मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि हमारे तो नेबर में, बाजू में। तो इस तरह से 3-4 महीने के बाद में हम माउंट आबू गए। उस समय हम जैन तत्व ज्ञान का अभ्यास करते थे। तो हमारे साथ में एक पंडित जी भी थे, वो भी साथ में चले। उन्होंने कहा, मैं भी आता हूँ, क्योंकि देलवाड़ा के मंदिर है, मुझे भी मंदिर में जाना है। मैंने कहा, चलो। तो इस तरह से हम चारों, मेरी बेटी भी साथ में थी, और हम चारों गए। और पहले दिन दादी जी ने मुझे सब घूम के पूरा आश्रम बताया, पांडव भवन। उस समय पांडव भवन था और ओम शांति भवन था। ज्ञान सरोवर तो था ही नहीं, अस्पताल नहीं थे, कुछ नहीं था। तो जैसे दादी ने हमको बताया गया 60 डिपार्टमेंट्स है, तो सब डिपार्टमेंट में जाके मुझे ज्ञान दिया कि हम कैसे काम कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, सिंप्लिसिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। और से बाबा का जहाँ घर है, वहाँ तो वातावरण इतना पावरफुल होता है। तो इस तरह से जब हमारा राउंड पूरा हुआ, तो दादी ने कहा, एक भाई यहाँ सेवा पे आया है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप ज़रा देखेंगे उनको? मैंने कहा, ज़रूर देखेंगे। तो वहाँ शांति स्तंभ है, आप सब कुछ पता है। उसके सामने एक कमरा था, जहाँ चार चारपाई लगी हुई थी, और उसको
जैसे वार्ड के हिसाब से कहते थे, कोई भी आता है, कभी बुखार आ गया, कोई तकलीफ हो गई, तो वहाँ उसको भर्ती करते थे और साथ ही ट्रीटमेंट करते थे। तो मैं जब गया तभी ये भाई को ये लोग सलाइन देने की कोशिश कर रहे थे, उनको वेन मिल नहीं रही थी। तो फिर मैंने कहा मैं देखता हूँ। तो मैंने देखा तो उसको पसीना हो रहा था, उसकी पल्स भी बहुत वीक थी, वो 24 घंटे से वहाँ पड़ा था ऐसा ही, और ये दिल का मैसिव हार्ट अटैक था, दिल का दौरा पड़ा हुआ था। फिर मैंने दादी को समझाया कि इनकी तबीयत बहुत नाजुक है और इसको आईसीयू में भर्ती करना चाहिए। तो उस समय माउंट आबू के अंदर कोई अस्पताल नहीं थी, एक सिविल अस्पताल थी, वहाँ कोई सुविधा नहीं थी। तो फिर ये भाई नज़दीक से आया था, महसाना नाम का शहर है, करीब 2-3 घंटे लगते थे उस समय, रास्ते अच्छे नहीं थे। तो मैंने कहा उसको जल्दी भेजो। तो एम्बुलेंस लिया, उनको दूसरे दिन महसाना ले गए और एक दिन के बाद उसने शरीर छोड़ा, क्योंकि उनकी हार्ट की कंडीशन बहुत नाजुक थी। और फिर दूसरे दिन मुझे घूमने ले गए, वहाँ एक ट्रेवल टैंक नाम का, कहते हैं ना, फॉरेस्ट डिवीजन का होता है ना, जहाँ आप पिकनिक पे जाते हैं, वहाँ एलिगेटर्स होते हैं, मगरमच्छ होते हैं, तालाब था। और वहाँ मुझे कहा कि आप पिकनिक पर चलेंगे, तो साथ में भोजन और सब लिया था और हम लोग गए। फिर हम थोड़ा इधर उधर घूमे, थोड़ी पहाड़ी चढ़े। तो हमारे साथ में निर्भय भाई थे। तो निर्भय भाई ने कहा मैं यहाँ बैठता हूँ, आप घूमें, कि मुझे तो ठीक नहीं लगता। फिर पता चला कि उनको भी दिल में दर्द हुआ उसी दिन, और फिर शाम को उनको भी बम्बई भेज दिया गया, क्योंकि उनको लगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो इस तरह से जब मुझे बताया तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कार्डियक डिपार्टमेंट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, कार्डियक सर्जन है, और मैं उनसे बात करता हूँ। तो इस तरह से उनको भी 2 दिन के बाद में मैं बम्बई गया, एंजियोग्राफी हुई और फिर नक्की हुआ कि उनको आर्टरी सब बंद हो गई है। तो उस समय ऑपरेशन की ज़रूरत थी। तो उस टाइम उसका सब कार्डियक सर्जन थे, मेरे साथी थे, तो मैं साथ में रहा और उनका ऑपरेशन हुआ। उसके बाद में मैं उनको रोज़ देखता था। तो इस तरह से जब हम आबू में थे, माउंट पे, तो मैं नकी लेक पे घूमने जाता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो बात में मैंने हमारे करुणा भाई और निर्भय भाई को कहा कि आपके पास इतना सुंदर वातावरण है, पहाड़ी है, पानी है, वृक्ष है, यहाँ का वातावरण इतना अच्छा है, आप अस्पताल जो यहाँ बनाना चाहिए। एक डॉक्टर दूसरा क्या सोच सकता है, बहुत लिमिटेड। तो उन्होंने कहा कुछ बात नहीं हुई, इतनी बात हुई। तो जब निर्मल भाई को बड़ी सर्जरी हुई, तब उनको भी लगा कि कुछ करना चाहिए। तो उस समय उनके संबंध में थे जिनके नाम से अस्पताल बना हुआ है, वाटूमल अस्पताल। तो वाटूमल जी का भी बहुत बड़ा इतिहास है। वाटूमल हमारे एक दादी थी, उनके सन इन लॉ थे, उनकी बेटी की शादी वाटूमल से हुई थी। तो ये जो हमारी दादी थी, उनका नाम था हृदय पुष्पा दादी। तो हृदय पुष्पा दादी वाटूमल जी की सास थी। तो वाटूमल जी की जो पत्नी थी, उनका कुछ थोड़े सालों के बाद उनका डिवोर्स हो गया और बहन ने मथुरा में जाके संन्यास ले लिया। तो इस तरह से वाटूमल जी के साथ का संबंध बहुत कम रहा, लेकिन दादी हर गुरुवार को उनको बाबा का भोग भेजती थी। ये बहुत सुंदर सोचें कि आपका डिवोर्स हुआ है और जवाई को आप रेगुलरली भोग भेजते रहे। तो इस तरह से उनका संबंध रहा। और जब बाबा भी थे,
तो ब्रह्मा बाबा ने निर्भय भाई उस समय तो नेवी में काम करते थे, तो सेवा पे थे, तो उन्होंने कहा कि आप, इनका एक दूसरा भाई था माटुमल का, वो मेंटल बैकवर्ड था थोड़ा, तो उसको जाके थोड़ी उसकी सेवा करें। तो शाम को जाते थे, उसको थोड़ा घुमाने ले जाते थे और फिर उसको रखते थे। लेकिन उसकी वजह से उनका आपस के अंदर फैमिली के साथ कुछ रिलेशनशिप हुआ। अब ये बात 20 साल बाद बीत गए, क्योंकि उसके बाद में 69 जब बाबा अव्यक्त हुए, तब दादी जी ने, जब दादी पहले बॉम्बे में थी, तो उन्होंने जब एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ बनी तो निर्मल भाई को बॉम्बे से बुला लिया कि आप भी यहाँ आ जाओ। तो इस तरह से निर्मल भाई बॉम्बे से निकल के माउंट आबू 69 के बाद में, और उनके ये ऑपरेशन हुआ 89 के अंदर, 20 साल के बाद। और 20 साल तक माटुमल से उनका कोई संबंध नहीं था, बातचीत भी नहीं, लेकिन पुराने संबंध की वजह से माटुमल जी उनको देखने गए। जब पता चला कि इनका बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तो और जब गए तो मिले उनको और हंसते हंसते कहा, योग ही करते हो कि और कुछ करते हो? जैसे योग कुछ नहीं है। तो इन्होंने कहा, नहीं दादा, हम सोच रहे हैं अस्पताल बनाने का। अभी कुछ बात कुछ नहीं थी, इतनी छोटी बात हुई थी हमारा। तो माटुमल जी ने कहा कि हमारा जो ट्रस्ट है, माटुमल का एक बड़ा ट्रस्ट था, ये लोग हॉनोलुलु में उनका बिजनेस था सर, अमेरिका के अंदर, और वहाँ के जाने माने विलेज फैमिलीज में था, हिंदी फैमिली। तो माटुमल का जो ट्रस्ट था वो वर्ल्ड ओवर चैरिटी करता था। तो उनका फोकस था एजुकेशन, तो स्कॉलरशिप देते थे और कॉलेजेस बनाते थे, स्कूल्स। तो उन्होंने कहा, हमको विमेंस एजुकेशन में रस है, यदि आपको विमेंस एजुकेशन के लिए कुछ करना है तो हम आपको जरूर मदद करेंगे। उन्होंने कहा, नहीं, हमें तो अस्पताल बनाना है। तो माटुमल जी ने कहा, शायद मेरे को भाई को पूछना पड़ेगा, मेरे बड़े भाई जो हॉनोलुलु में है, और फिर मैं आपको बता सकता हूँ। इस तरह से छोटी बात हुई, और फिर तो माटुमल तो चले गए। और बाद में माटुमल जी ने उनको बताया कि मेरे भाई ने हाँ कहा है, यदि आपको अस्पताल बनाना है तो हम ज़रूर कुछ मदद करेंगे। इस तरह से ग्लोबल हॉस्पिटल का निर्माण का पहला पक्ष थी। तो जब माटुमल जी ने हाँ कहा, तो फिर उन्होंने भी माउंट आबू नहीं देखा था, तो उन्होंने कहा, मैं आता हूँ। तो इस तरह से एक दिन उन्होंने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ। तो हमको सेंटर से फ़ोन आया कि आपको आबू बुलाया है, क्योंकि ये जो धनिक आदमी है वो वहाँ जाने वाले हैं, और अस्पताल के बारे में उनको कुछ बताना पड़ेगा, कैसे बनाना है, क्या बनाना है। तो इस तरह से मुझे आमंत्रण मिला। मैं एक दिन के पहले गया, क्योंकि मुझे भी कुछ उनके लिए तैयारी करनी थी। तो मैं गया, तो मेरे को अस्पताल बनाने में बहुत रस था पहले से। तो मैं काफ़ी पुस्तकें मेरे पास रखता था, मेरी बड़ी लाइब्रेरी। तो उसमें से एक पुस्तक था, मेकिंग ऑफ अ रूरल हॉस्पिटल, अमेरिका के लिए था। तो मैंने उस पुस्तक लिया, उसकी कुछ कॉपियाँ बनाई और उसको काट के जोड़ के एक 10 पाने का रिपोर्ट बनाया उनके लिए। अस्पताल कैसे बनाया जाएगा, किस तरह की उसके अंदर सुविधा होगी, किसके लिए फ़ायदा होगा, आदि आदि, क्योंकि कुछ तो बताना चाहिए। तो इस तरह से हम पहुँचे, और दूसरे दिन माटुमल जी आए। और उस समय जो अभी ग्लोबल अस्पताल आपने देखा है आबू में, उस समय पे वहाँ एक पुराना मकान था। वो मकान के अंदर यज्ञ में जो भाई बहन आते थे बाबा के समय, जब बाबा का अवतरण होता था, उस समय ओम शांति वन में 2000 लोग बैठ सकते थे, मगर उनको रहने की सुविधा के लिए वो एक मकान था जहाँ 100-200 लोग को लोग रखते थे। 100 लोग एक साथ में सो जाते थे, मैंने व्यवस्था थी। और फिर बाद में वहाँ एक छोटा सा साबुन का कारखाना चलता था, जहाँ साबुन बनता था। और फिर उन्होंने नक्की किया था कि मकान को भी
जो प्लॉट था 4.5 एकड़ का, तो उसके कुछ हिस्से छोटे छोटे बनाए, प्लॉट्स बनाए और सबको बेच दिए थे। तो ये बस सब प्रोसेस चल रहा था। तब हम जाके वहाँ हम गए तो हमको ये बताया मकान की जगह कैसी है। हमको तो जगह अच्छी लगी, कोई बड़ा प्लॉट था। तो उन्होंने कहा ये अस्पताल यहीं चालू कर देंगे मकान में। हमने कहा ऐसे पुराने मकान में नहीं चालू हो सकता, उसको कोई प्लानिंग होना चाहिए, कुछ अच्छी तरह से। तो नक्की किया कि जो प्लॉट्स बने थे कई लोगों को दिए थे, बेच दिए थे, उन्होंने उसे वापस ले लिया। उन्होंने कहा ठीक है, हम भी आगे में वापस करते हैं। तो इस तरह से वो जगह का नक्की किया। उस समय उसकी कीमत 40 लाख रुपये थी। तो वाटुवल जी ने कहा वो डोनेशन हम देंगे, जगह ले ली। और फिर दादी ने कहा मैं 10 लाख रुपये दे दूँ, आप अस्पताल बनाया। उस समय मैंने बम्बई से हमारे जो हॉस्पिटल प्लानिंग डिपार्टमेंट होते हैं उसकी एक जानी मानी कंपनी थी, उसको वहाँ भेजा माउंट आबू कि आप सर्वे करो और हमको बताओ कैसे अस्पताल बनाने जाए। वो लोग गए, 4-5 दिन रहे वहाँ, पूरा स्टडी किया, पॉपुलेशन स्टडी किया, वहाँ का वातावरण, ठंडी बारिश क्या होते हैं, आजू बाजू के कितने इलाके हैं, सबका नक्की करके उन्होंने कहा कि आबू की, माउंट आबू की जो पॉपुलेशन है 20,000 सालों से और बढ़ने वाली नहीं है। और ये 20,000 की बस्ती के लिए आपको अस्पताल बनाना है तो 10 बेड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमने 10 बेड की तो अस्पताल बन नहीं सकती है। हमारा जो सपना था, ड्रीम था कि हमें मिशन अस्पताल बनाने चाहिए, जैसे क्रिश्चियन मिशंस की होती है। और ख़ास करके मैंने वेलोर के अस्पताल का मुझे अनुभव था, मैं वहाँ रहा था 15 दिन। तो एकदम सादी अस्पताल थी, मगर 100 साल पुरानी थी और वहाँ मिशन के हिसाब से थी। गांव भी एकदम छोटा सा, लेप्रेसी के लोग थे वहाँ ज़्यादातर, खाने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, होटल नहीं, कुछ नहीं, खाली अस्पताल थी। तो मुझे सपना हमेशा था कि हमें मिशन की अस्पताल बनानी है तो ऐसी बनानी है। वहाँ तक मैं थोड़ा ज्ञान लिया था, क्योंकि सेंटर से मुझे फ़ोन आया करता था, तो मैं शाम को जाता था जब मेरा काम पूरा होता था, 15 मिनट आधा घंटा बैठता था, मुझे कुछ पॉइंट सुनाते थे, मैं सुन लेता था। हमने कोई 7 दिन का कोर्स भी नहीं किया था, लेकिन हमारे अंदर जैनिज़्म में भी आत्मा का वही बात होती है कि हम गुजराती में कहते हैं आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा कर्म करता है और आत्मा कर्म का भोगता है, कर्म भी करता है, भोगना भी करता है, और मोक्ष है, आप उसमें से बाहर नहीं कर सकते, और मोक्ष के उपाय है। ये हमारे सर्व दर्शन कहते हैं उसको जैनिज़्म में। तो हमको ये तो ज्ञान था। तो फिर बाबा की मुरली जब सुनते थे तो इजी पड़ती थी, कोई डिफिकल्टी नहीं, तो पॉइंट्स बहुत अच्छे लगते थे और फिर हम चले जाते थे। ठीक है, हमारी लाइफ तो वही थी जो बिजी, सुबह से 7:30 को निकलना, रात को 8:30 बजे वापस लौटना। और फिर जब बाबा के साथ ज्ञान में आए तो मैं जब मधुबन गया तो बाजू में रहता था वहाँ, तो जाके मुरली सुन लेता था। सुबह में 7 बजे योग में जाता था, 4 बजे। लेकिन ज्ञान थोड़ा बहुत मामूली था, लेकिन प्यार उनका बहुत था। उनको उनकी जो मिठास थी, स्वीटनेस, मधुरता, वो हमको छू गई थी। तो इस तरह से हम ब्रह्मा कुमारी से परिचय बने। और फिर ये अस्पताल का प्रोजेक्ट नक्की हुआ। फिर नक्की किया कि हमें तो 150 बेड की अस्पताल बनानी है। उन्होंने कहा हम आपको एडवाइस नहीं करते, बहुत 30 बेड, उसके साथ ज़्यादा आपका रिस्क आपका है, और बहुत बनाना है रिमिशन तो 70 बेड्स, उससे ज़्यादा यहाँ नहीं चलेगा। हमने कहा हमें तो 150 का बनाना है। तो इस तरह से हमने प्लानिंग किया। तो बाबा ने प्लानिंग के लिए मेरी बेटी थी, वो उस समय 22-23 साल की थी, आर्किटेक्ट की परीक्षा जस्ट पास की थी, कुछ अनुभव कुछ नहीं था। बाबा ने कहा ये कन्या करेगी। बाबा को पूछा तो उन्होंने भी, उस समय अमेरिका के, जर्मनी के कई लोगों ने कहा, हम लोग उनके पास टॉप आर्किटेक्ट्स थे, तो कहा नहीं कन्या करेगी। तो इस तरह से मेरी बेटी को बाबा ने निमित्त बनाया। और फिर ये छोटी लड़की जिसने कुछ नहीं किया था पहले, उसको शक्ति दी। उसने
पहले रेक्टेंगल बनाया, फिर स्क्वायर बनाया, फिर सबने कहा नहीं हमको तो कुछ अलग सा, तो फिर उसने फ्री ड्राइंग करके जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे हेलिकल से अपना में डीएनए का, तो एक हेलिक्स अलग करके ऐसे अस्पताल बना। हमको सबको अच्छी लगी क्योंकि उसके हवा और लाइट बहुत आता है। तो इस तरह से कन्या को पापा ने पहले खींची अंदर, तो वो जाके वहाँ रहती थी करीब कभी कभी 2 महीना, कभी कभी 6 हफ्ता, 3 महीना। और क्योंकि वो जो पर्वत होता है, पहाड़ी होती है, तो उसके अंदर प्लानिंग इजी नहीं होता है। और ये थी तो उसको बहुत एनवायरमेंटल कॉन्शियस थी, उसको रॉक्स तोड़ने नहीं थे, झाड़ काटने नहीं थे। तो उस तरह से उसने प्लानिंग किया कि रॉक्स को कम से कम डिस्टर्ब करें और कोई झाड़ को काटना बिना, जितना कम से कम काटना पड़े। तो इस तरह से ये अस्पताल का निर्माण हुआ। और पहले मेरी बेटी ज्ञान में चली क्योंकि वो वहाँ जाके रहती थी, तो दादी उसकी बहुत संभाल रखते थे। उसका नाम भी सोनल था, तो सोनू कहते थे उसको। तो सोनू वहाँ जाके रहती थी। उस समय तो कंप्यूटर्स नहीं थे, तो बड़े बड़े ड्राइंग करने पड़ते थे। तो किसी का घर था बाजू में, एक हमारा भाई साहब थे, उनके घर पे जाते, उनके डाइनिंग टेबल पर बैठ के वो काम करते थे। तो इस तरह से अस्पताल का निर्माण करने का चालू हुआ। तो पहला मुझे कहा गया कि आप विश्व में जाए, हमारे जो सेंटर्स है वहाँ जाके उनको इंट्रोड्यूस करें प्रोजेक्ट, पर्पस की भाई आप कुछ फंड रेजिंग हो सके। लेकिन हमारे यहाँ तो सटल होता है, कोई ऐसा नहीं कहेंगे कि हमको किसी से पैसा मांगना है। तो इस तरह से मेरा प्रवास था कि क्या, मुझे कहा आप जाइए, तो मैंने कहा मैं ज़रूर जाऊँगा। तो 3 हफ्ता अराउंड द वर्ल्ड में गया। पहले यूरोप में गया, जर्मनी, फ्रांस, फिर यूके गया, फिर अमेरिका गया। अमेरिका में उस समय 4 सेंटर्स थे, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, और एक दूसरा था सैन एंटोनियो। मैं 3 सेंटर में गया, सैन एंटोनियो में नहीं गया। और फिर वहाँ से जापान गया। जापान के अंदर जो हमारे सेंटर्स थे, टोक्यो में, कोबे में, जो बड़े सेंटर्स थे वहाँ गया। और फिर सिंगापुर और हांगकॉन्ग, ऐसा पूरा चक्कर लगा के मैं वापस आया। तो मैं जहाँ भी जाता था तो मेरा क्लास रख देते थे। मेरा कोई ज्ञान तो था नहीं, थोड़ा था, और जो भी मैं मन में आता था कह देता था, और ज़्यादातर मेडिकल की बात करता था। लेकिन ये मेरा अनुभव बहुत अजीब सा रहा। मैं जहाँ भी गया उतना प्यार से वो लोग मेरे को रिसीव करते थे। और मैं ऐसा समझता था कि जैसे ब्रह्मा कुमारी बहनें सब फोर्ड मोटर गाड़ी जैसे निकलती है, ऐसे एक सरीखी थी। इनके अंदर मैं 5 चीज़ देखी थी। इनके अंदर एक सरलता थी, बहुत सरल, सिंपल, ड्रेस भी सिंपल, बिहेवियर भी सिंपल, नम्रता, बहुत ह्यूमिलिटी, फिर मधुरता, बहुत मीठी। सब बहनें इतनी मीठी होती थी, थोड़ी जैसे थे ऐसे उनका मधुर स्वभाव होता था। और अंतर्मुखता, बहुत कम बोलती थी, और हर्षित मुक्ता उनके चेहरे पे हमेशा खुशी दिखाई पड़ती थी। तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं किनको ज़्यादा जानता नहीं था, लेकिन बहुत पब्लिक प्रोग्राम्स किए, बहुत जैसे कॉन्सुल जहाँ भी जाते थे कॉन्सुलेट में लेके जाती थी। तो वहाँ के जो भी एम्बेसडर, कॉन्सुलर जो भी होते थे उनको मिलाती थी। कहीं कहीं मेयर्स के पास चली जाती थी। सैन फ्रांसिस्को में मेयर के पास ले गए थे। तो इस तरह से ये मेरा प्रवास बहुत रिवीलिंग था मेरे लिए। तो कई जगह पे विमेंस ग्रुप के पास जाके ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करना होता था। तो इस तरह से समय तो ज़्यादा नहीं हो गया, किसको ले तो फिर इस तरह से ये मेरा प्रवास के अंदर ब्रह्मा कुमारी का मेरा पहला अनुभव था। तो अस्पताल बन गया, फिर उसका उद्घाटन हुआ। बहुत प्यार से सबने उसको एक्सेप्ट किया। मुझे बहुत प्यार मिला दादियों का। उस समय दादियाँ बहुत थी। तब 60 इयर्स हुए डायमंड जुबली, तब 46 दादीज वहाँ आई थी, 46 दादी थी। अभी हमारे पास एक ही रह गई। तो बहुत अनुभव बहुत अच्छा रहा।
जैसे जैसे मैं उनके नज़दीक गया फिर तो मुरली सुनने लगा। जब बाबा की मुरली सुनते हैं तो आपके अंदर अपने आप से चेंजेस आते हैं। तो पहले ऐसा था, स्वभाव बहुत तेज था, गुस्सा आता था, क्योंकि जो सर्जन्स होते हैं हमेशा थोड़ा बहुत जल्दी से काम करते हैं, इमरजेंसी में काम करते हैं। तो एक कॉमन फैक्टर होता है कि उनका स्वभाव ज़्यादा तेज होता है। तो आस्ते आस्ते स्वभाव भी शांत हो गया। कई चीज़ बाबा के जो गुण हैं हमारे अंदर आते हैं। तो इस तरह से हमारी शुरुआत बाबा के साथ हुई। और दादी के साथ का अनुभव तो बहुत हमेशा मीठा रहा। दादी मुझे डॉक्टर जी कहती थी, दूसरा कोई मुझे डॉक्टर जी नहीं कहता था। तो इस तरह से, और जब भी मैं दिल्ली आता था तो पांडव वन जाता था, दादी के पास रहने का बहुत अच्छा अवसर मिलता था। दादी के साथ बातें करने का, हम ज़्यादा बोलते थे, दादी ज़्यादा कम बोलती थी, लेकिन बहुत अच्छा लगता था। एक बार ऐसा हुआ कि हम मुंबई से कुछ कारण से यहाँ बहुत आना जाना होता था कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो मैं सेंटर पे गया पांडव भवन में, तो फ्लाइट जरा देर हो गई थी, 1.5-2 घंटा लेट। तो दादी इंतज़ार करती थी कि मेरे साथ भोजन करने के लिए। तो मैं जब आया तो फिर हम बैठे, तो मैंने बातें तो शायद ज़्यादा बात कर दी। तो 15 मिनट बात किया तो एक बहन थी आजू बाजू घूम रही थी। तो मैं सोच रहा था क्यों घूम रही है। फिर बाद में पता चला कि दादी ने भोजन नहीं लिया था और दादी का भोजन का समय हो गया था, तो देर हो रही थी। तो मुझे बाद में पता चला कि मैं ज़्यादा बात करता हूँ तो ये अच्छा नहीं। तो दादी कभी ऐसे नहीं कहेगी कि चलो अभी भोजन करना है। फिर दादी के साथ प्रवास करने का भी, दादी की बहुत बातें हैं। दादी का कैंसर 88 में हुआ, 95 में उनको स्प्रेड हुआ। जब स्प्रेड हुआ तो हम लोग सोच रहे थे कि गांठें हो रही थी मीडियस्टाइनम में। हमने सोचा शायद हो सकता है टीबी, क्योंकि 6-7 बार। तो फिर टेस्ट किया तो पता चला कि कैंसर है। तो यज्ञ में सब डिस्टर्ब हो गए। दादी प्रकाश मणि, निर्मला भाई सब बम्बई आए, कहा कि आगे क्या करना है। तो फिर कहा कि अभी मेडिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल जो दवाई देते हैं उनको मिलना है, फिर रेडिएशन वाले को मिलना है। तो इस तरह से हमारी काफ़ी मीटिंग्स हुई और सबने कहा, रेडिएशन वाला कहा मैं ट्रीट करता हूँ, मेडिकल ऑन्कोलॉजी वाला ने कहा मैं ट्रीट करता हूँ। तो फिर मेरे को कहा कि अभी आप रख के करो। तो फिर मैंने सबको समझाया, मैंने कहा उनको मेडिकल ऑन्कोलॉजी जो दवाइयाँ देते हैं वो देंगे और फिर देखेंगे। तो इस तरह से दादी की ट्रीटमेंट चालू की। तो जो आपको मालूम है कैंसर की दवाइयाँ बाल चले जाते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी होती है, शरीर भी पुराना था। तो दादी एकदम वीक हो गई थी और बम्बई में रही उस समय। तो मैं उनको रोज़ मिलने जाता था। दादी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कभी भी पूछेंगे अच्छी। तो इस तरह से एक पॉजिटिविटी दादी की हमने अनुभव किया कि कितना भी तकलीफ हुई पर मुँह से ऐसा नहीं कहा कि मुझे तकलीफ होती। हम देख रहे थे कि वीक हो गई थी, चलने में तकलीफ पड़ती थी, रोज उनको देखने जाते थे सेंटर में। तो लेकिन वो फेस भी चला गया, फिर दादी इम्प्रूव हुई। और अजीब सा ये था कि 3 साइकिल जब हुई, हम 6 साइकिल कहते हैं 3-3 हफ्ता से, तो हमने जब देखा तो गांठें एकदम कम हो गई थी और 6 साइकिल होते होते तो गांठें सब चली गई। तो वी आर वेरी हैप्पी। लेकिन हमको ये भी पता है कि एक दफ़ा कैंसर स्प्रेड होता है तो एक जगह से निकलता है तो दूसरी जगह में चला जाता है। तो बहुत हमेशा ऑब्जर्वेशन उनका चालू रहा। दादी का ये रेयर ऐसा इंस्टेंस है, हम किसी को कहें तो मानने को राजी नहीं होगा कि 25 साल 30 साल अच्छे रहे। 95 से लगभग 2021 तक जब दादी ने शरीर छोड़ा तो एकदम अच्छी थी। और जब उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी तो सबने कहा उनको अमेरिका ले जाना है, किसी ने कहा उनको जर्मनी आना है। सबको इच्छा थी कि दादी हमारे पास आया रहे।
तो फिर नक्की किया कि उनको प्रदेश ओपिनियन के लिए ले जाना। तो मुझे कहा आप भी चलो साथ में। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं दादी के साथ 2 हफ्ता रहा और हम काफ़ी शहरों में गए। पहले हम लंदन गए, फिर वहाँ लंदन से न्यूयॉर्क और वहाँ से होते हुए सैन एंटोनियो में, जहाँ ब्रेस्ट कैंसर का मेडिकल ऑन्कोलॉजी का टॉप डॉक्टर था, उसकी अपॉइंटमेंट ली थी। वहाँ शायद आप जानते होंगे, सैन एंटोनियो में ब्रह्मा कुमारी का पहला सेंटर था अमेरिका में। वहाँ की जो बहन है वो डॉक्टर है, उसका नाम है डॉक्टर हंसा रावत। छोटी है लेकिन वो US आर्मी में काम करती थी, तो और बहुत हाई रैंकिंग ऑफिसर थी और पैथोलॉजिस्ट थी। तो सैन एंटोनियो में जब हमारा जाना हुआ तो हम लोग सैन एंटोनियो के सेंटर में जाके रहे। तो हंसा बहन ने सबको अगले दिन भोजन पे बुलाए थे। उनके जो भी चीफ होते आर्मी के और डॉक्टर्स को, और डॉक्टर साहब को भी बुलाया था। तो दादी ने सबको बहुत एंटरटेन किया 1 घंटे तक शाम रात को, और भोजन खिलाया बहुत प्यार से। और फिर दूसरे दिन हमारी अपॉइंटमेंट थी, तो हम लोग डॉक्टर को मिलने गए उनकी क्लिनिक में। तो 5 मिनट के अंदर उसने कहा कि आप तो एकदम अच्छी हैं, आपको तो कुछ करना नहीं है, सब अच्छा। तो बस समझो कि बाबा का ही कमाल कि हम गए ओपिनियन के लिए। ओपिनियन तो उन्होंने दे दिया 5 मिनट, अगले दिन 1 घंटा दादी से बहुत रूड रियान किया। तो इस तरह से दादी ने बहुत सेवाएं की। और हम दादी को फिर घुमाने के लिए फ्लोरिडा लेके गए थे। तो कहीं हम लोग वाटर पार्क में गए थे। तो दादी इतना आराम से जो वाटर पार्क में जो बोट होती है, दादी जैसे बच्चों को अच्छा लगता है ऐसे दादी खुशी से। तो मैंने ये बात देखा कि कैसे निर्दोषता थी दादी के अंदर। और मुझे भी हमेशा कहती थी, डॉक्टर हम लोग जब प्लेन में बैठते हैं तो आप आँख बंद करके सो जाते हैं, हमको नींद नहीं आती। तो मैंने कहा दादी मुझे तो कहीं भी आँख बंद किया कि सो जाता हूँ। तो ऐसा दादी रमूज करती थी कभी कभी। और एक बार हम लंदन में थे, तो उस समय जानकी दादी के पास एक शायद कोई भाई ने उनको मर्सिडीज गाड़ी दी थी। तो दादी ने कहा हम दादी को मर्सिडीज में घुमाने लेके जाएंगे। तो रात को लंदन बाय नाइट दादी के साथ 2 दादियाँ, जानकी दादी, गुलजार दादी और हम तीनों गए। तो ट्रफालगर स्क्वायर, मैं तो ऐसा लंदन में पहले रहता था तो सब देखा था, लेकिन बहुत अच्छा लगा दादियों के साथ घूमने का। और फिर दूसरे दिन दादी ने कहा, जानकी दादी ने कहा हमारे को एक जगह लेनी है, इनर स्पेस नाम का एक छोटा सा। आपने इनर स्पेस देखा है? इनर स्पेस में क्या होता है, एक मेडिटेशन रूम होता है, हमारा लिटरेचर होता है, कुछ बैठने की सुविधाएं होती है, जो विजिटर्स आते हैं उनको ज्ञान देते हैं। और ऐसे जगह में बनता है कि जहाँ बहुत बिजी लोग रहते हैं, बिजनेस एरिया। तो रीजेंट स्ट्रीट वहाँ का एक अच्छा बिजनेस सेंटर, जैसे कॉर्नर सर्कस है ऐसा वो जगह था। वहाँ 3 बेसमेंट की दुकानें थी, ऊपर दुकान होती है, नीचे बेसमेंट होता है। तो उस टाइम डिप्रेशन का टाइम था 95 के अंदर। तो दुकानें सब सेल पे थी और हमें शायद एक उसमें से एक दुकान सिलेक्ट करना था जहाँ लीज पे लेना था। तो दादी ने कहा हम गुलजार दादी को लेके जाएंगे और कौन से दुकान के वाइब्रेशंस अच्छे हैं जहाँ हमें सेंटर बनाना है, मेरा जो इनर स्पेस बना। तो इस तरह से मैं दादियों के साथ दोपहर में रीजन स्ट्रीट में चलता था। सफ़ेद कपड़े थे, पैजामा और जब्बा। तो मैं सोच रहा था कि पहले मैं यहाँ रीजन स्ट्रीट पे आता था अच्छे दुकान से भारी में भारी कपड़े खरीदने के लिए। आज मैं दादियों के साथ ये रास्ते पे चल रहा हूँ और वो भी जगह देखने के लिए। तो बहुत अजीब सा लगा अनुभव तो ऐसा। और जब भी हम कहीं भी जाते थे तो लोग मुझे खड़ा कर देते थे। तो पहली बार मैं जब न्यूयॉर्क गया था तो मोहिनी बहन के साथ हमारी, उन्होंने उस दिन उनका पिकनिक था। पूरा एक कनेक्टिकट के अंदर जितने भी लोग थे करीब 100-125 लोग आए थे और कुछ भोजन का प्रबंध था।
तो मुझे कहा अभी मेरे को कुर्सी पर बैठा दिया। मुझे अजीब सा लगा कि मैं इनको क्या कहूँ, लेकिन फिर ऐसी कुछ बातें की होगी। तो ब्रह्मा कुमारी के साथ में जैसे एक डॉक्टर के नाते आया, लेकिन बीके बन गया अनजान के। बाबा अपना बना के रखते हैं ना। अब फिर ऐसा है कि इतनी बहनों की और बीके भाई बहनों की सेवा करने का मौका मिला, तो मैं खुद को बहुत भाग्यवान समझता हूँ। एक तो बाबा मिला और बाबा के साथ में अच्छी सेवा मिली। अस्पताल भी बम्बे में भी एक अस्पताल मेरी थी। वहाँ बम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की एक बड़ी 6 मंजिल की अस्पताल बनी थी। वहाँ बम्बे में, यहाँ भी जैसे वहाँ बॉम्बे सबर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी थी, यहाँ भी वही कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली के अंदर। उस टाइम रिलायंस के अनिल अंबानी की कंपनी थी। उसके उस समय उन्होंने क्या किया था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से 6 करोड़ रुपया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दिया था कि आपको अस्पताल हम बना के देंगे, हमको आप जगह दीजिए। तो उन्होंने एक प्लॉट दिया था जहाँ हमारी अस्पताल बनी है। वहाँ एक छोटा टूटा हुआ मैटरनिटी होम था, वहाँ इन्होंने 6 माल की अस्पताल अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बना के दिया। और फिर जब अस्पताल बन गई तब उन्होंने कहा हमारे पास भी फंड्स नहीं है, क्योंकि उनका जो होता है बजटरी प्रोविजन नहीं है टू अपॉइंट पीपल स्टाफ। तो वो अस्पताल का मकान बन गया था। तो उन्होंने कहा हम आपको ये अस्पताल का मकान देंगे नहीं जब तक या आप कोई ऑर्गेनाइजेशन को दीजिए, कोई सेवाभावी संस्था को। तो वो जो मकान बना था उसके बाजू में म्यूनसिपल ऑफिस थे, तो उन लोग का तो क्या प्रॉब्लम होता है, वो ऑफिस वहाँ ला देते थे। तो ये लोगों ने देखा कि तो गलती हो जाएगी, हमारा पैसा गया। तो फिर नक्की किया कि आपको किसी को देना है। तो वो लोग ढूंढ रहे थे किसी को देना। तो पहले तो उन्होंने ऑफर किया था जो हमारे सेवाभावी संस्था है जो कच्छ में उस समय मकान बना रही, नाम भूल गया। तो उन्होंने कहा कि आप यदि हमें पैसा देते हम चलाएंगे। तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का हमारे पास पैसा होता तो हम क्यों नहीं चलाते, हम क्यों देते थे। उन्होंने कहा हमारा वो कच्छ में उस टाइम भूकंप हुआ था 2000 के साल में, तो वहाँ वो लोग ने सब फंड्स उसके अंदर दे दिए थे। उनका बहुत अच्छा काम चल रहा था। और दूसरी सेवाभावी संस्था को दिया तो उन्होंने कहा आँख के अस्पताल के लिए, उन्होंने कहा हमारे पास धनराशि नहीं कि हम 100 बेड के अस्पताल फ्री चला पाए। तो इस समय एक वहाँ का डेप्यूटी मेयर था बम्बई के अंदर, वो डॉक्टर था और जैसे आयुर्वेदिक का डॉक्टर था और वो प्रैक्टिस करता था। और वो कॉरपोरेशन में म्यूनसिपल कॉरपोरेटर था और डेप्यूटी मेयर था और गुजराती था। और कोई उसको आबू लेके गए थे, तो उसने जाके अपना अस्पताल देखा था माउंट आबू के अंदर। तो माउंट आबू का अस्पताल उसको अच्छा लगा, एकदम क्लीनलीनेस, वहाँ का वातावरण सब बीके का अच्छा होता है। तो जब वो वापस आया तो उसने एक बीके भाई के साथ उसका कोई संबंध था, एक डॉक्टर थे जे अस्पताल जो मेडिकल कॉलेज है, ग्रांट मेडिकल कॉलेज है, वहाँ प्रोफेसर था। तो उसको कहा कि एक अस्पताल है यहाँ, आप लोगों को चाहिए ब्रह्मा कुमारी को, तो आप हमको बताएं। तो फिर फ़ोन आया ब्रह्मा कुमारी की, अंधेरी विलेपाले के बाजू में था। तो मैं उस दिन सेंटर पर बैठा था, मेरे भाई का फ़ोन आया। तो बहन ने, हमें जो ब्रह्मा कुमारी बहन थी, उसने देखा कि वो अस्पताल के बारे, तो मैंने कहा आप उससे बात करो। तो उसने मुझे बताया कि एक अस्पताल का मकान बन रहा है और कॉरपोरेशन को किसी को देना है, यदि आपको इंटरेस्ट है तो आप उसके बारे में जाके देखें और फिर बताएं। तो हम तो नेक्स्ट डे चले गए कि हमने कहा इतनी बड़ी मकान मंजिल मिल रही, 6 माल की मंजिल अंधेरी स्टेशन में ना, और एकदम मेन थॉरोफेयर। तो मैं गया और 7 मंजिल चढ़ गया ऊपर आकाशी तक। और फिर मैंने देखा कि मकान इनकम्प्लीट था, कंप्लीट हुआ।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा ये तो मकान बहुत अच्छा है, हमको लेना चाहिए। तो हमारा जो ट्रस्ट था, ऑटोमोबाइल ट्रस्ट, ग्लोबल अस्पताल का ट्रस्ट, तो हमने कहा हम उसी के द्वारा लेंगे। तो हमने फिर सब तब प्रपोजल कैसे करना है और सोच रहे थे, क्योंकि प्रपोज करके कॉरपोरेशन को देना था और ये BSES जो अस्पताल है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देना था। तो हमने एक भाई को बुलाया जिसके साथ हमने पहले काम किया था ग्लोबल का। तो उसने कहा ठीक है हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं। तो बोला हम 2-3 घंटा बस साथ में बैठते हैं, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, हम बना देंगे। तो मैंने कहा बहुत अच्छा। तो हम बैठे सेंटर में जाके, उसने मेरे को प्रश्न पूछा कि मैंने तो कभी अस्पताल चलाया नहीं था, मैं तो खाली सर्जन था, लेकिन कॉमन सेंस था। और ऐसे तो बनिया फैमिली से आते हैं तो कॉमन सेंस से ज़्यादा होता है। तो मैंने कहा मैं सब सवाल का उत्तर दूंगा। उन्होंने मेरे को पूछा कितना स्टाफ चाहिए, कितने नर्सेज चाहिए, कितने पेशेंट रहेंगे, कितना खर्चा होता है पर पेशेंट पर बेड। और फिर हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया कि पहले साल के अंदर यदि हम लें और इनका जो रिक्वायरमेंट है इस तरह से फ्री में चलाएं तो हम 2/3 फ्री कर सकते हैं, 1/3 फ्री कर सकते हैं, 2/3 पेइंग पेशेंट। तो हमको 75 लाख रुपए का नुकसान आता है पहले साल के अंदर रफ में। तो हमने कहा वो तो कोई बात नहीं, तो विल बी एबल टू मेक गुड। इतना बड़ा अस्पताल कहाँ से मिलेगा, क्योंकि खरीदने की तो हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं, और हमारे पास तो 0 बजट था, पैसा तो था नहीं। फिर हम लोगों ने उनको ऑफर किया, ऐसा नॉर्मली ट्रस्ट होता है तो 20% फ्री ऑफर करते हैं, 80% पेइंग पेशेंट्स। तो हम लोगों ने कहा कि शायद उनको ये अच्छा नहीं लगेगा, हमने 33% फ्री और 2/3 पेइंग पेशेंट्स। तो इस तरह हमने उनको प्रोजेक्ट दिया। फिर उसको 1 साल लगा प्रोसेस करने में। 1 साल के बाद में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन था, तो लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉर्पोरेशन उन्होंने पास किया। तो उस समय कमिश्नर वहाँ जो BSES कंपनी थी उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 3 डायरेक्टर्स को माउंट आबू भेजा। तो उनको भी बहुत अच्छा लगा माउंट आबू का अस्पताल। तो उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया, उन्होंने कहा जरूर हम मदद करते हैं। तो इस तरह से दोनों पहले BSES से एक्सेप्ट किया और फिर कॉरपोरेशन के पास गए। तो कॉरपोरेशन में पॉलिटिकल पार्टीज 17 पॉलिटिकल पार्टीज थी, तो सबको मिलने ही गए जो मेजर पार्टीज थी। तो सबने पॉजिटिव उत्तर दिया। आखिर में जाके उन्होंने हाँ कहा लास्ट मीटिंग के अंदर, और हमें वो मकान फ्री में मिला 6 माल का, 60,000 स्क्वायर फीट। तो वो हमने 2002 से 20 तक मैंने चलाया। मैं निमित्त बना, डायरेक्टर था और मेडिकल सब प्लानिंग किया। और बहुत सुंदर अस्पताल, सब फैसिलिटीज़, हार्ट की, कैंसर की, बच्चों के जो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की हमने 7,500 ऑपरेशन फ्री किए। तो इस तरह से वो अस्पताल के अंदर बहुत अच्छा नाम मिला बाबा की संस्था को। और फिर मैंने छोड़ दिया 2021 के अंदर, जब कोविड आया तो मैंने कहा भी मैं नहीं काम करना चाहता। तो इस तरह से कई काम बाबा ने करवाए, लेकिन इम्पोर्टेंट कि बहनों के साथ काम करने का मौका मिला। अभी लास्ट हमने प्रोजेक्ट बनाया, कई काम किए, लेकिन ये जो अभी प्रोजेक्ट बना है हमारी 30,000 समर्पित बहनें हैं। तो इनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर का प्रमाण ज़्यादा होता है क्योंकि अनमैरिड होती है। अनमैरिड वीमेन हैव हायर इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो हमने सोचा कि हर साल में हम 15,000 बहनों को देखेंगे, टेस्ट करेंगे ब्रेस्ट के लिए। तो उसके लिए हमारा एक ट्रस्ट है दूसरा, उसमें से करीब 2 करोड़ खर्च करके हमने सेटअप किया आबू के अंदर। आबू में एक अपनी अस्पताल थी पुरानी रूरल अस्पताल, शांतिवन के बाहर है। तो वहाँ एक फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर करीब 1,600 स्क्वायर फुट की जगह के अंदर सेटअप किया कि, और हमारे 11 बहनों को वहाँ अपॉइंट किया। छोटी छोटी बहनें हैं जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन सिखाया और कि किस तरह से हिस्ट्री लेनी और टेस्ट करना ब्रेस्ट का हैंड से। जैसे
सब जगह पे फर्स्ट स्क्रीनिंग इज डन बाय हेल्थ वर्कर्स, तो उनको हेल्थ वर्कर्स के हिसाब से फिर उनकी सबकी मेमोग्राफी होती है, मैंने एक्सरे का फोटो निकालते हैं। और फिर एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको थर्मोलिटिक्स बोलते हैं कि ब्रेस्ट के टेम्परेचर लेते हैं कैमरा से। कैमरा होता है 3 फीट पर बैठती है और हाई टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, उसको कूलिंग करते हैं और वो उसका सॉफ्टवेयर होता है, उसके क्लाउड में जाता है और उसके अंदर से रिपोर्ट आता है, तस्वीर आती है कि इसमें कुछ पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो पॉसिबिलिटी होती है तो फिर उसका और टेस्ट करते हैं। तो इस तरह से थर्मोलिटिक्स के अंदर हाथ नहीं लगाने का तो कई लोगों को अच्छा लगता है और मास स्क्रीनिंग के लिए सब अच्छा है। तो इस तरह से वो AI बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। तो थर्मोलिटिक्स, मेमोग्राफी जो एक्सरे मेमोग्राफी सब जगह पे करते हैं और सोनोग्राफी करते हैं। ये सब मिला के टेस्ट करेंगे तो पता चल जाएगा कि ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है, और हर ऑल्टरनेटिव देखने का, क्योंकि पर जो भी डेवलपमेंट होता है तो। और फिर उसमें अवेयरनेस कैंपेन, मैंने उनको किस तरह से उनको एक सॉफ्टवेयर भी दिया है जो आप भी लिख सकते हैं, आपके मोबाइल के ऊपर आता है, उसका नाम है डियर मम्मा, MAMA, डियर मम्मा। वो सॉफ्टवेयर स्विस कंपनी ने, स्विस चैरिटी से बनाया है। उन्होंने हमको कहा आपके सब वापस सकते हैं, उनको दुनिया के अंदर वापस लेके नहीं जाए, क्योंकि उसके अंदर क्या है, ब्रेस्ट एजुकेशन होता है कि आपको किस तरह से आपका चेक करना चाहिए, आपको क्या है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मेरा अवेयरनेस आपको यदि मालूम है तो फिर आप स्वयं का चेकअप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बहनों को स्वयं का चेकअप कैसे करना वो बताएंगे और फिर उनको फ्री चेकअप करेंगे, हर ऑल्टरनेटिव। मैंने चांस है कि आपकी छोटी गांठ पहले नहीं दिखाई पड़ी, 2 साल के बाद में, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर बनने में समय लगता है, वो ओवरनाइट नहीं होता है महीनों लगते हैं। 1 सेंटीमीटर गांठ होने में करीब 2 साल लगते हैं। तो इस तरह से कुछ ना कुछ तो होता रहता है। लेकिन दादी के साथ हमारी दादी प्रकाशमणि हमारे साथ बहुत प्यार का रिश्ता था। हमने वहाँ घर बनाया था माउंट आबू के अंदर, क्योंकि मुझे 60 इयर्स के बाद में वहाँ जाके रहना था। फिर दादी ने कहा आप यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ आपके लिए इतना काम नहीं है। तो हमारा जब घर बना तो 60 दादी इसमें 46 दादी हमारे घर पे आई थी, और दादी ने खुद ने आके हलवा बनाया था किचन में। तो इस तरह से, और जब भी दादी को, जैसे दिवाली पे एक बार आई थी तो वहाँ एक बड़ा प्रोग्राम था, पोलो ग्राउंड है, तो वहाँ दादी को जाना था पोलो ग्राउंड के अंदर। तो मुन्नी बहन और सब साथ में आए, और फिर दादी आई तो दादी 1 घंटा बैठी, तो मुन्नी बहन बहुत रेस्टलेस थी कि हमको जाना है, हमको। दादी ने कहा नहीं हम जाएंगे, जल्दी नहीं। तो इस तरह से दादी का इतना प्रेम मिलता था। और जब भी हम जाते थे तो दादी आंगन में बैठती थी, तो जाते थे तो कुछ ना कुछ अच्छी बातें करती थी। और दादी भी हमारे पास करीब 3 महीना बम्बई में रही थी। उनको भी जब तबीयत कभी जो होती थी तो वहाँ आके रही थी। उस समय दादी एकदम शांत हो गई थी, किसी से बात नहीं करती थी, आँख बंद रखती थी, बैठती थी। तो मैं हर सुबह में उनको मिलने जाता था, तो मुन्नी बहन उनको कहती थी दादी ये तुम्हारा डॉक्टर आ गया है। तो आँख खोलती थी, हंसती थी, स्माइल देती थी और फिर आँख बंद कर देती, हाथ पकड़ती थी। तो इस तरह से दादियों का बहुत प्यार मिला। और फिर मैं दादी जानकी के पास में भी बहुत जाता था। तो वहाँ जानकी फाउंडेशन बना था लंदन में, UK में, टू हेल्प ग्लोबल अस्पताल। दादी हर महीने 5 लाख रुपये भेजती थी वहाँ से। तो जो फाउंडेशन था उसमें मेरे को मेडिकल एडवाइज़र के हिसाब से लिया था। तो जब जानकी फाउंडेशन की मीटिंग होती थी तो एक मीटिंग मुझे याद है, पहली बार जब बुलाया, आई थिंक 96 की 97 होगा, तो मीटिंग थी वहाँ की पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि एक मेंबर तो पार्लियामेंट मेंबर था जानकी फाउंडेशन का, लॉर्ड एवन नाम था शायद। तो मुझे अजीब सा लगा कि पार्लियामेंट में जाके हमको एक कमरा दिया, वहाँ हम लोग सब बैठे और मेरे को कहा कुछ बात करें।
ऐसे दादी से बहुत जब भी जाता था तो दादी तो लंदन में थी, तो कहा कि आप जब भी जाते हैं अमेरिका ज़्यादा जाना होता था कॉन्फ्रेंसेस के लिए, तो हमको मिल के जाना, मुझे मिले सिवा आप नहीं जा सकते। तो मैं बहुत समय तो जाता था। एक बार मैंने सोचा भी जल्दी है तो उस टाइम नहीं जाता। दादी को पता चल गया कि मैं अमेरिका गया था, उनको मिलने नहीं गया। तो दूसरी बार जब मिली तो वो कहती है, मेरे भाई आप मुझे मिलने की सिवा चले गए, इसके बाद में ऐसा नहीं कहा। मैं कहा दादी उस समय नहीं आ पाया, तो अभी इसके बाद में। तो दादी के पास जब भी जाते थे तो बहुत प्यार से। एक बार का ये जो अनुभव है मैं आपको बताता हूँ कि ग्लोबल हाउस है, आपको पता है कि नहीं, लंदन के अंदर। तो वहाँ रहने के काफ़ी कमरे हैं, कुछ एक्सटेंशन किया था। तो दादी गुलजार को कहा था आप आइए, तो गुलजार दादी वहाँ गई थी। तो 1 नंबर का कमरा है, बड़ा कमरा था, तो उसके अंदर दादी रही थी। और उसके बाद में 2 दिन के बाद में मैं गया, मैं उसका कुछ और कारण से गया था। तो जब मैं गया तो दादी जी ने, जानकी दादी ने मुझे कहा कि आपको वो कमरे में रहना है जहाँ 2 दिन के पहले गुलजार दादी रह के गई है। सोचो कि मुझे उस रूम में रखा कि इसके वाइब्रेशंस, और दादी जी उस कमरे में रह गई है। और उसके कॉन्ट्रास्ट में मैं एक बार, अभी मैं मुझे कहना चाहिए या नहीं पता नहीं, लेकिन कहता हूँ, उसके कॉन्ट्रास्ट में मैं एक बार कुआलालंपुर गया था, मलेशिया में। कोई हमारी कॉन्फ्रेंस थी, तो साथ में हमेशा सेंटर का भी काम होता था। तो मैं जब गया तो मुझे लेने को भाई आया था, वहाँ का जो इंचार्ज था। तो मेरे को सेंटर में लेके गया और मेरे को एक कमरे में रखा सेंटर के अंदर। तो फिर मैं तो उन्होंने जहाँ कहा वहाँ जाता था। फिर दूसरे दिन उसने मुझे कहा कि आपको एक स्टूडेंट के वहाँ जाना है। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जाऊँगा। तो इस तरह से, क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शन मिली होगी कि मैं तो क्लोज थी हूँ, मुझे यहाँ सेंटर में नहीं रखना। तो मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ तक तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बहुत उसमें फ़ायदा क्या हुआ, वो कि क्रिश्चियन कपल था, उसके पास मुझे भेजा गया। वो बीके थे, तो एक भाई था, उसकी आँख बंद हो जाती, एक आँख खुली। अच्छा, तो उसको अच्छा नहीं लगता था, किसी से बात करता है आँख बंद हो जाएगी। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा ये क्या तकलीफ? तो बोला ये 30 साल से मेरी यहाँ का ये प्रॉब्लम है, सॉल्व नहीं होता। उस समय बोटॉक्स नया नया आया था, तो मुझे मालूम था कि बोटॉक्स लगाएंगे तो ये चला जाएगा, तो स्पैज़म होता है मसल का, वो पैरालाइज कर देता है। तो उस दिन उसके घर में इंटरनेट का और कंप्यूटर आया था, तो इंटरनेट भी आई थी। तो मैंने उसको कहा कि आपको बोटॉक्स का इंजेक्शन में। तो बोला मेरा बेटा भी डॉक्टर है, वो भी प्रैक्टिस करता है पिनांग में, तो उससे बात कर रहा था। तो डॉक्टर था, फिजिशियन था, तो मेरे से बात कर रहा है। मैंने कहा कि शायद ये आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। उसने कभी सुना नहीं था। हमारे यहाँ ऐसा हुआ था, पांडव भूमि में शशि बहन थी, उनको भी एक बीमारी थी, आँख बंद हो जाती, तो उनको अच्छा नहीं लगता था। तो उस समय मैंने सब तपास किया तो पता चला बम्बई में जो एक डॉक्टर था, न्यूरोलॉजिस्ट, वो मूवमेंट्स के अंदर, तो उसने मुझे कहा आप ज़रूर ले आए, मैं अच्छा करता हूँ। तो बोटॉक्स उस समय बहुत एक्सपेंसिव आता था, तो क्या करता था, एक बॉटल में से 3-4 लोगों को देता था, तो कम खर्चा में। तो उसको शशि बहन को दिया था, तो 1 दिन में अच्छी हो गई थी। तो मुझे मालूम था कि अच्छा होने वाला है। तो इस तरह से, जैसे बाबा कहते हैं हर चीज़ में कल्याण होता है, तो उसके अंदर उसको इतना फ़ायदा हो गया। तो मैंने कहा कि आप जब आने वाले हैं बाबा को मिलने, उस समय ये 2000 साल की बात, 25 साल के पहले। तो उसने कहा मैं आपको जब मेरी डेट बताऊंगा, आप अपॉइंटमेंट ले लेना, मैं बम्बई में रहूँगा और आपके ट्रीटमेंट करा के जाऊँगा। तो मैंने उसको भी ट्रीटमेंट कराया, वो भी अच्छा हो गया। तो इस तरह से कई बात होती है कि जैसे हमेशा दादी, जानकी दादी मुझे गुलजार दादी के कमरे में रखती है,
और एक बैंक दूसरा सेंटर में मुझे कहते कि आप यहाँ नहीं रह सकते, बहुत अजीब सा था। और देखिए इसका यह मुझे अभी याद आया कि मुझे ग्लासगो में FRCS ऑनररी दिया था फेलोशिप, तो मुझे बुलाया गया था कि आप, उस समय मैं एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट था, तो मुझे उन्होंने इनवाइट किया था। तो मैं ग्लासगो गया, तो सेंटर है हाँ, क्योंकि हम रहना तो वहाँ गया, तो वहाँ अंग्रेज बहन थी, उसका नाम था रोज बहन। तो रोज बहन का छोटा सा जैसे सेंटर था, तो उसके पास एक ही कमरा था जहाँ वो सोती थी, खटिया था, अंग्रेज थी। तो मैंने कहा मैं तो बाहर सोऊंगा। तो उसने क्या किया, उसने उनका जो खटिया था वहाँ मेरा बेड बनाया और वो बाहर जाके ज़मीन पे सो गई। तो मुझे ऐसा अजीब सा लगा कि देखिए अंग्रेज बहन बाबा के डॉक्टर के लिए क्या करती है, क्यों मेरा एक ही क्वालिफिकेशन था कि मैं गुलजार दादी का डॉक्टर यज्ञ में। तो इस तरह से यज्ञ में तो बहुत चीज़ें हुई, बहुत प्यारी। तो मैं जब वियासा का मैं पहली बार जब आप वियासा को जानते हैं, वैल्यूज इन हेल्थ केयर स्पिरिचुअल अप्रोच, ये जो मीटिंग अभी ORC में चल रही है ट्रेनिंग, तो मुझे दादी जानकी फाउंडेशन का प्रोग्राम है, तो 2005 के अंदर वो प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। तो मुझे उस टाइम बुलाया था ग्लोबल रिट्रीट सेंटर, तो ऑक्सफोर्ड के अंदर हमारा महल है, वहाँ 75 कमरे हैं। आप गए नहीं गए? ग्लोबल रिट्रीट सेंटर एक ओरिजिनली ऑक्सफोर्ड के अंदर पैलेस्टियल मकान था, वो हमारा रिट्रीट सेंटर है। 25 एकड़ जगह है, थेम्स बह रही है नदी, बहुत सुंदर, और रॉयल सब सैंडेलियर सब तरफ वहाँ का बदली नहीं कर सकते। तो वहाँ हमारा ग्लोबल रिट्रीट सेंटर है। तो क्या कह रहे हैं, 2005 में हाँ, तो वियासा वहाँ लॉन्च होने वाला था, वहाँ बड़ा हॉल था उसका। तो मैंने कभी इनाम सुना नहीं था कि किस तरह जानकी दादी ने ये प्रोग्राम बनवाया था। जानकी दादी ने कहा था कि मैं जब भी अस्पताल में जाती हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ नर्सेज और डॉक्टर्स की चेहरे पर खुशी नहीं होती, वो बहुत स्ट्रेस में होते हैं, तो उनको कुछ मदद करनी चाहिए। तो दादी ने कहा हमें कुछ करना चाहिए उनके लिए। तो 10 लोगों की एक टीम बनाई, तो डॉक्टर्स थे, एजुकेशनिस्ट थे, फिजियोथेरेपिस्ट थे, काफ़ी लोग थे, सब पीके थे। उनको कहा आप एक अच्छा प्रोग्राम बनाओ। तो इन लोगों ने करीब 4 साल तक 10,000 घंटे बैठ के ये प्रोग्राम बनाया, जो 450 पेज का है। उसके अंदर वैल्यूज इन हेल्थ केयर स्पिरिचुअल अप्रोच, मैंने आपको किस तरह से डॉक्टर को खुद को अच्छा करना है। आप दुनिया की ट्रीटमेंट करते हैं, आप खुद की ट्रीटमेंट नहीं करते। तो दादी ने जो कहा, उन लोगों ने ये जो प्रोग्राम बनाया उसको फैसिलिटेटेड एक्सपीरियंशियल प्रोग्राम कहते हैं। फैसिलिटेटेड बना लेक्चर नहीं, आप फैसिलिटेटर है। फैसिलिटेटर क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है सब्जेक्ट, और फिर आप समझो आप 20 लोग हैं, तो छोटा ग्रुप होता है, उसमें 2-2 के पेयर्स करते हैं या 4 का ग्रुप बनाते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइजेस होती है, और इसको फैसिलिटेटेड एक्सपीरियंशियल प्रोग्राम कहते हैं। तो ये प्रोग्राम के अंदर आपको आपके अंदर खुद के अंदर झांकना है, और किस तरह से आपको वैल्यूज एक्सपीरियंस करनी है। तो इसके अंदर 8 वैल्यूज होते हैं। पहला 8 मॉड्यूल्स होते हैं, हर मॉड्यूल को पूरा 1 दिन लगता है करने के लिए, 8 घंटा, 8 से 10 एक्सरसाइज होती है, तो आधा घंटा की एक्सरसाइज होती है। और वो पुस्तक बना हुआ है, तो उसके अंदर किस तरह से कंडक्ट करना है वो पूरा लिखा हुआ है। 8 वैल्यूज है। वैल्यूज क्या होती है, पीस, शांति, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, कंपैशन, अनुकंपा, करुणा, कोऑपरेशन, सहयोग, वैल्यूइंग योरसेल्फ,
खुद की वैल्यू समझना, मैं कितना वैल्यूएबल हूँ, डॉक्टर को उतना जानना चाहिए, स्वयं की संभाल रखना, स्पिरिचुअलिटी इन हेल्थ केयर, आध्यात्मिकता आपको कैसे मदद कर सकती है, और रेजिलियंस, बाउंस बैक। रेजिलियंस में है क्या, सबको कोई परिस्थिति आती है आप डिप्रेस हो जाते हैं, फिर जैसे बॉल को डालते हैं तो कैसे वापस आता है, इस तरह से आपको वापस आना है। तो ये जो 8 मॉड्यूल्स है, इसका 8 दिन का, तो यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे 200 ट्रेन भाई बहनों ने बने करे। तो वियासा का मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर, मैंने वियासा को भारत में 2006 से हम कर रहे हैं। इस तरह से बाबा ने कई प्रोजेक्ट्स कराए हैं हमारे से। जैसे मैंने कहा, मुंबई में हमने जो प्रोग्राम किया था, क्लेफ्ट लिप ऑफ पैलेट, होठ कट्टे बच्चे होते हैं, तालू भी नहीं होता है, बोल नहीं सकते, उनका दांत भी आगे पीछे होते हैं, आपने देखे होंगे। वो बच्चों को, जब बच्चे होते हैं छोटे, 12 महीने के, 18 महीने, तब उनके ऑपरेशन कर देते हैं तो सब ठीक हो जाता है, लेकिन बच्चों में ऑपरेशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक स्विस ग्रुप था प्लास्टिक सर्जन्स का, उसने काफ़ी लोगों को ट्रेन किया और पूरा पैसा वो लोग देते थे, वो नॉमिनल बहुत था, लेकिन हमने यहाँ से एक हमारा डेंटल सर्जन को रखा, उसको सिखाया, और उसने 7,500 ऑपरेशन किए। हर महीने 50 से 60 ऑपरेशन हम फ्री करते थे, वो स्विस लोगों को पैसा देते थे, नॉमिनल पैसा देते, लेकिन चैरिटी के हिसाब से, मेरे हिसाब से जीवन के लिए मेरा सबसे अच्छा अनुभव कैंसर के सिवा है तो बच्चों का इम्प्रूवमेंट करना, और उनको फिर स्पीच थेरेपी देना। 18 साल का हो तब तक उसका संभाल करना, उसके दांत सीधे आधे टेढ़े होते तो ऑर्थोडोंसिया, उनको वायरिंग करना, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। महाराष्ट्र में शायद इतना सबसे बड़ा प्रोग्राम ये था। ये जब स्विस डॉक्टर आया था, वो हमारा एक बीके भाई था, मेरे पास लेके आया। तो स्विस डॉक्टर, मैं उसको जानता नहीं था, लेकिन वो सर्जन था, तो सर्जन टू सर्जन बहुत इजी होता है। तो जब पता चला कि वो स्विट्ज़रलैंड का एक जाना माना कॉस्मेटिक सर्जन था, वो सब ऑपरेशन चेहरे बदलने का अंदर से करता था, बाहर से कुछ नहीं, अंदर से बोन्स को और सॉफ्ट टिश्यू को। तो उसके पास सब एक्टर एक्ट्रेसेस और वहाँ के जो जाने माने लोग आते थे, तो हर हफ्ते स्विस टेलीविज़न पे जाता था और फंड रेज करता था गरीब बच्चों के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज, हमारा भारत या अफ्रीकन कंट्रीज। तो वो जब मेरे को मिला तो मैंने कहा कि आपको तो बड़ी, जहाँ चिल्ड्रंस अस्पताल है वहाँ मैं आपको लेके जाऊँ। तो उसने कहा मेरे को 10 मिनट के लिए मिलने आया था, अपॉइंटमेंट लिया, और फिर वो तो 1.5 घंटा 2 घंटा अस्पताल में घूमा और उसको बहुत अच्छा लगा। उसने कहा नहीं मेरे को तो यहाँ ही करना है। तब मैंने कहा ठीक है, फिर तो गया। उसके बाद में 1 साल तक कुछ नहीं, 1 साल के बाद में उसका कॉन्ट्रैक्ट आया, परफेक्ट, हमने सही करके दिया, और उसका प्रोग्राम करीब 10-12 साल चला। अभी वहाँ मैं नहीं हूँ तो प्रोग्राम बंद हो गया, लेकिन ऐसा ये मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ के अंदर ब्रह्मा कुमारी को मिलने से मुझे कई फ़ायदे हुए। इसके अंदर एक तो दादियों से और हमारी बहनों से मिलना, उनकी सेवा करना, उनके साथ भारत के अंदर हर सेंटर में मैं गया, क्योंकि हमने एक प्रोग्राम किया था जिसका नाम था माई इंडिया हेल्दी इंडिया शायद। तो 5 जगह से हम लोग निकले थे भारत के अंदर, हमारी यात्रा निकली थी। एक तो कटक से निकली थी, एक गुवाहाटी से निकली थी, एक आबू से निकली थी, एक त्रिवेंद्रम से निकली थी, और एक चेन्नई से निकली थी। तो इस तरह से इट्स लॉन्गेस्ट कैंपेन फॉर हेल्थ, उसका मैंने मिला। तो मैंने बहुत बातें की, आपका बहुत समय लिया। ऐसा महसूस हो रहा था कि हम भी दादियों के साथ साथ ही चल रहे हैं। ये मेरी यात्रा
मैंने आज आपके साथ इतनी यात्रा लंबी तो मैंने किसी से बात नहीं की। सोनाली बहन को सुन रहा था सुबह में, बहुत प्यारी है और कॉर्पोरेट, ये आपका कॉर्पोरेट सेंटर है, कॉर्पोरेट बहन है। और तो मुझे अच्छा लगता है, ये छोटा कमरा अच्छा लगता है कि सब नज़दीक में बैठते हैं। बड़े बड़े हॉल होते हैं उसमें इतना नज़दीक नहीं होता। बता दीजिए इनके बारे में, मुझे भी नहीं ये पता। फैमिली मीटिंग पहली बार वो ही- बताएंगे। हाँ, बाद में। भाई की मुझे नहीं, नहीं- नहीं वो बताएंगे। तो इनके- नहीं वो ये अभी आए दूसरी बारी आई हाँ ना? मिलेंगे। हमें ऐसा लग रहा है भाई सबको सुनते हुए जैसे हम यज्ञ को सुन रहे हैं, है ना। किताब है यज्ञ की जो हमारे सामने, शायद इतना तो लंबा हमें यज्ञ की हिस्ट्री किसी ने आज तक सुनाई नहीं। तो एक एक दादियों जैसे जर्नी में लेके जा रहे भाई साहब। वैसे अभी कई बच्चे छोटे छोटे हैं ना, लेकिन पारे है तो पीछे की याद में ना सबके सब यज्ञ से ही गए हुए वापस आए हैं। तो जैसे ये ना फिर से वो यज्ञ की फीलिंग, दादियों की पालना वो आपके द्वारा उन सब ने अनुभव की है। तो बहुत ही अच्छा लगा। और यज्ञ को कैसे मतलब बढ़ते हुए जैसे आपने देखा है, तो आपने अपनी आंखों देखी हुई बातें सारी सुनाई है, अनुभव की हुई बातें सुनाई है। तो ऐसे लग रहा है वो संजय जो है उनके द्वारा हम सब देख रहे हैं कि यज्ञ जो है कैसे बढ़ा। कहा ओम शांति भवन से भी, ज्ञान सरोवर से, शांति वन से, फिर पूरे विश्व में कैसे फैला। और आपने एक चीज देखा, मतलब बहुत सारी चीजें सीखने को, कि भाई साहब दादियों के साथ घूमने गए तो वहां पर सेवा ही हुई है। अगर ये पहली बार माउंट आबू गए तो पहली बार में हॉस्पिटल का निर्माण हो गया। तो मतलब इनका पहली बार जाना ही जो है, वहीं से बाबा ने इनके द्वारा जो है सेवा ही सेवा की। जहाँ जहाँ विश्व में पहुंचे वहां वहां सेवा कर दी। बॉम्बे में रहे तो वहां हॉस्पिटल खोल दिया, मतलब। और अभी तक आज 87 इयर्स के हैं आप, आज भी आप उतने एक्टिवली सेवा कर रहे हैं। वंडरफुल ये बात है कि अगर बाबा के नहीं होते तो शायद आज एक एज ए डॉक्टर माने जाने जाते, और उतना ही रहता कि इतने पेशेंट्स को आपने ट्रीट किया। लेकिन बाबा से जुड़ने के बाद बाबा ने आपके अनुभव को, आपके स्किल्स को कितना यूज कर लिया, कितनों की करोड़ों की सेवाओं में जो है वो यूज कर लिया। तो एक जीवन से इतना बेहद में लेके जाना, ये तो बाबा ही कमाल कर सकता है। और आप हमारे साथ अभी भी जो है, आज भी आप हमें देते हैं। अभी भी हासा में हम आपके साथ ही थे, और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम भी 2016 से जुड़े हैं। 2006 में स्टार्ट हुआ है विहासा, 2016 में। आज कल भी हमारी बात हो रही थी, तो एक ब्रदर जो आपके साथ ही है, डॉक्टर सचिन है, तो वो कल बोल रहे थे कि हमने कई यूनिवर्सिटीज के साथ इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को साइन किया है कि वो अपनी यूनिवर्सिटीज में इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कराए। तो MOU है ना, मेमोरेंडम जो है वो साइन किया। तो भाई साहब के मुख से तुरंत निकला कि क्यों नहीं हम अपनी यूनिवर्सिटी बना लें। ये प्रोग्राम हमारे यहाँ होना चाहिए, उनके यहाँ नहीं, क्योंकि वो जो है जो सिस्टम हम चाहते वो उसको नहीं कर पाएंगे। वो जो हमें जो सारी फैसिलिटीज चाहिए उस हिसाब से वो नहीं कर पाएंगे। और ये जो प्रोग्राम है ये कायदे अनुसार होना चाहिए, प्रॉपर जो उसका है विधिवत होना चाहिए। तो क्यों नहीं हम यूनिवर्सिटी खोलें उसके लिए। तो वो बीज कल डाल दिया और ORC को ही उसके लिए डिक्लेयर कर दिया जाए, ये बीज कल डाल दी। दीदी कहती हाँ बिल्कुल। तो मतलब बाबा आज भी 87 इयर्स में भी बाबा आज भी वो संकल्प, जो श्रेष्ठ संकल्प कहते हैं, वो बीज आज भी डलवा रहे हैं। और जब ये बीज सब सिर्फ हम डालते हैं, फलीभूत बाबा करने वाला है। लेकिन कोई श्रेष्ठ डाले तो से आज भी मुरली में है ना, वरदान में स्लोगन में श्रेष्ठ संकल्प आपके होंगे तो 1000 गुना मदद बाबा की है। हर श्रेष्ठ संकल्प के साथ वो 1000 गुना मदद है ही। लेकिन श्रेष्ठ संकल्प करने वाला, तो ये ज्ञान जो है वो सिर्फ हमारे तक ना रह जाए, केवल हम ही इसको यूज करते हुए ना रह जाए, परंतु ये इस ज्ञान के द्वारा हम अनेकों का भला कर दे। तो हमारे सामने वो मूर्ति बैठी हुई है। फिर से भाई साहब हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मन तो कर रहे हैं कि आप यहीं बैठे रहे, सुनते रहे, लेकिन हमें पता है आपको जाकर फिर से विहासा का आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। तो हमें कईयों ने बोला है भाई साहब को टाइम पे ले आना टाइम पे ले आना। हमने कहा ठीक है जरूर ले आएंगे। लेकिन हमारा ये भाग्य कि ये 3 दिन के आपके ORC विजिट में हमारा भी चांस लग गया और यहाँ पर भी आप आए। थैंक यू। अभी हम बाबा की याद में 2 मिनट बैठेंगे, फिर भाई साहब से टोली लेंगे।